नॉर्मली जो स्टैट्स के जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो बेसिक टूल्स हैं वो हम यूज़ करते हैं, जिसमें आ जाते हैं हमारे पास मीन आ जाता है, ठीक है, रेंज आ जाती है और स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है, ठीक है। ये आप लोग जो है वो इन चीज़ों को अपने जहन में रखें, ठीक है। मीन क्या होता है, ठीक है, आपके जो जितना भी सैंपल था उसका जो रिज़ल्ट आए हैं आपके सैंपल के, ठीक है, उसका आपने एक एवरेज निकालनी होती है। उसको सिंपली डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स के साथ, जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं। और रेंज जो है वो आपका डिफरेंस होता है स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन और जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है उसके दरमियान जो डिफरेंस है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है कि जो आपके डेटा है, जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, उसमें कितनी वेरिएशन आ रही है, वो आया कि मीन से प्लस की तरफ जा रही है या माइनस की तरफ आ रही है, ठीक है। और इसमें जो है वो हमने देखी थी ये जो वेरिएशन होती है आपके ऑब्जर्वेशन में, आपके डेटा में, या प्रोसेस की क्वालिटी में, या आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में जो वेरिएशन आती है वो दो टाइप्स की होती है, ठीक है। एक जो है वो कॉमन कॉजेज़ होती हैं जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो एक तरह से आपके प्रोसेस की इनबिल्ट फॉल्ट होता है, ठीक है, उसकी वजह से वो कॉजेज़ आती हैं, वो वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। और दूसरी जो है वो असाइनेबल कॉज है, जो आपके ऑब्जर्वेशंस में किसी आइडेंटिफाइड रीज़न की वजह से शो होती है, ठीक है। और इसमें क्या इन्वॉल्व हो सकता है, आपका जो ऑपरेटर है, जो आपका स्टाफ है, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। आपकी मशीन चेंज हुई है उसकी वजह से हो सकता है, कोई रॉ मटेरियल आपने चेंज किया है तो उसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में वेरिएशन आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो कुछ मैंने रिवाइज की हैं ताकि आपको दोबारा से याद हो जाए और आप जो है वो इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आए, ठीक है। अब जो है वो इंटरप्रिटेशन और स्टेटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट्स, ठीक है। ये जो हमारी जो सेकंड कैटेगरी थी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की, उसमें क्या था कि जो आपकी कैटेगरी आ रही है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की, ठीक है, उसमें सेकंड कैटेगरी है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। और ये स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में हम जो स्टैट्स के टूल्स यूज़ करते हैं वो मोस्टली जो है वो हम कंट्रोल चार्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। चार्ट्स ग्राफ को भी कह सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो एक्सेल पे भी बनाए होंगे, वैसे भी ड्रॉ किए होंगे ग्राफ्स वगैरह डिफरेंट, ठीक है। तो इसमें भी जो है वो हमने कंट्रोल चार्ट्स बनाना है, ठीक है। अब स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली हम जो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स थी हमारी, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट क्या थी, जिसमें हमने मीन फाइंड आउट किया था, रेंज फाइंड आउट की थी और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट की थी। उसी को ही हम एक्सटेंड करके उसके यूज़ को हम लेके आते हैं प्रोसेस कंट्रोल में, ठीक है। और उसी डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स की बेस पे हम बनाते हैं कंट्रोल चार्ट्स, ठीक है, ताकि हम पता चले कि हमारा जो प्रोसेस चल रहा है इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें क्या वेरिएशन आ रही है, ठीक है। हम यहाँ पे जो ये प्रोसेस कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ये जो आपका इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो मेडिसिन बनाने का जो प्रोसेस है उसकी बात हो रही है, ठीक है। उसको हमने कंट्रोल करना है, उसकी हमने वेरिएशन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये प्रोसेस कंट्रोल जो है ये आपको हेल्प करता है टू इंश्योर दैट योर प्रोसेस इज़ इन स्टेट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये आपको बताएगा कि भाई आपका जो प्रोसेस चल रहा है, बेशक आप टैबलेट्स बना रहे हैं या आप कोई वाइल्स या एम्प्यूल्स की फिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, या आप कोई सिरप बना रहे हैं उसमें जो है वो कोई आप फिलिंग कर रहे हैं, तो उस जितना भी आपका प्रोसेस है उसके बारे में ये आपको बताएगा
कि आपका प्रोसेस जो है वो कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, कंट्रोल का मतलब ये होता है कि अगर आपके प्रोसेस में जो आपकी कॉमन वेरिएशन है, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कॉमन वेरिएशंस जो कि अनआइडेंटिफाइड हो सकती हैं रीज़न, ठीक है, उसकी वजह से जो वेरिएशन आ रही है, अगर आपका जो प्रोसेस है उसमें सिर्फ कॉमन वेरिएशन आ रही है, ठीक है, उसको हम नेचुरल वेरिएशन भी कहेंगे, तो उस सूरत में आपका प्रोसेस जो है वो कंट्रोल में है। ठीक है, लेकिन अगर आपके प्रोसेस में कोई एज्यूमेबल या असाइनेबल क्लॉजेस आ रही हैं या असाइनेबल उसमें वेरिएशन आ रही है, तो उसका क्या मतलब है कि आपका जो है वो प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। ठीक है, तो इसको जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसी लिहाज से फिर आपको हेल्प हो सकती है कि आप अपने प्रोसेस को जो है वो ऑप्टिमाइज़ करें और उसको जो है वो अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ करें। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो है प्रोसेस कंट्रोल में हम जो यूज़ करते हैं मेथड स्टैट्स का, वो कंट्रोल चार्ट्स हैं। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स क्या होते हैं? ये जो है वो आपका जिस तरह से आपने ग्राफ्स देखे हैं कि आप दो चीज़ों को एक दूसरे के अगेंस्ट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम आ जाएगा, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास आपकी जो रीडिंग्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आपका मीन भी हो सकता है, ठीक है, और आपकी जो है वो कोई रेंज भी हो सकती है, तो उसको जो है वो आपने प्लॉट करना है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, दीज आर एम्प्लॉयड फॉर वेरियस फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस एंड मे बी यूज्ड एज एड इन कंट्रोलिंग एंड एनालाइजिंग फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। ठीक है, और इसमें एग्जांपल्स क्या आ सकती हैं कि आप किन प्रोसेसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं चार्ट्स को। उसमें आ जाता है वेट वेरिएशन ऑफ टैबलेट। ठीक है, अगर आपने कोई टैबलेट्स बना रहे हैं तो उसमें वेट वेरिएशन चेक करनी है। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रोसेस जो आप टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आप ये कंट्रोल चार्ट्स बना सकते हैं। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फिलिंग इन कंटेनर। ठीक है, वो आपका सिरप का भी हो सकता है, आपका पेरेंटल्स का भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट्स इन पेरेंटल प्रोडक्ट। ठीक है, अब पेरेंटल प्रोडक्ट्स में जो है वो अगर कोई आपकी डिफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी परसेंटेज को आप एवेलुएट करें। ठीक है, कि कितने परसेंट आपके डिफेक्ट्स आ रहे हैं, ताकि आप अपने प्रोसेस को जो है वो चेक कर सकें कि आया कि आपका प्रोसेस जो है वो नॉर्मल चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंस आ जाती है कि ये जो कंट्रोल चार्ट्स हैं, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है इसको इम्प्रूव करते हैं, ये आपके जो कंट्रोल चार्ट्स हैं। ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी को जो है वो इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपके प्रोसेस में डिफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो आपका प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, उसमें जो कोई भी डिफेक्ट आता है, ठीक है, उसका असर क्या होगा, उसका असर आपकी प्रोडक्ट पे पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे हैं और आपने कंट्रोल चार्ट उसके ऊपर अप्लाई किया है, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं आई है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रोसेस है उसमें कोई मसला है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट ठीक नहीं बनी। ठीक है, तो इस कंट्रोल चार्ट्स के थ्रू आप अपने जो प्रोसेस है, जो आपकी प्रोडक्ट है, उसमें अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो उसको भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है कि इसमें आप जो है वो इट प्रिवेंट्स अननेसेसरी प्रोसेस एडजस्टमेंट। ठीक है, अब जिस तरह जब कोई प्रोसेस डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, उस टाइम पे आपको जो है प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो एडजस्टमेंट वगैरह करनी पड़ती हैं, या जिस तरह से कोई आपने इंडस्ट्री में नई मशीनरी लेके आए हैं, उस पर जो है वो आप उसको स्टार्ट किया आपने, तो आपकी क्वालिटी जो है वो दूसरी मशीन से जो है वो डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो आप जो है वो उसको
अगर डिफरेंट स्टैट्स के अलावा उसको आप ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करें तो आपको जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये कंट्रोल चार्ट्स यूज़ करें तो इसमें अननेसेसरी जो प्रोसेस एडजस्टमेंट है उससे आप बच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक क्या होती है? वही चीज़ कि आपकी जो प्रोसेस के अंदर कोई भी अगर डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसका नोटिफिकेशन, ये जो है वो एक तरह से डायग्नोस्टिक होता है उसको। ठीक है, आप डायग्नोज कर रहे हैं कि क्या इशू आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको इस प्रोसेस के थ्रू मिल जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है वो इट आल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस कैपेबिलिटी। ठीक है, ये आपके जो प्रोसेस है उसकी कैपेबिलिटी को भी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं ये कंट्रोल चार्ट्स। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कि वही कंट्रोल चार्ट्स हैं वो क्या है कि आप प्लॉट करते हैं टाइम को। ठीक है, उसके साथ अगेंस्ट क्या होगा, आपका मीन हो सकता है, रेंज हो सकती है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकती है। ठीक है, जिसमें ये जो कंट्रोल लाइंस, ये कंट्रोल चार्ट होते हैं, इसमें क्या होता है, एक आपके पास जो है वो सेंटर लाइन होती है, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। ये हम आगे जो है वो थोड़ा डिटेल में भी इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, ये लिमिट्स हैं वो किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, द लिमिट्स गिव द डिजायर्ड रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर द स्टैटिस्टिक। ठीक है, जो आपकी अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है, ये आपको जो है वो जो आपकी क्वालिटी की लिमिट्स होती हैं। ठीक है, मीन्स के जो आपकी डिज़ायर्ड क्वालिटी होती है उसके अंडर आपके प्रोसेस को रखती है। ठीक है, अगर आपका प्रोसेस या आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है या कोई करेक्टरिस्टिक ऐसा है जो आपकी अपर कंट्रोल लिमिट से या लोअर कंट्रोल लिमिट से बाहर जा रहा है, तो उसका ये मतलब है कि जो आपकी डिज़ायर्ड क्वालिटी थी ये उससे बाहर चला गया। ठीक है, तो आपको अपने प्रोसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोसेस को जो है वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसलिए हम ये कंट्रोल चार्ट्स बनाते हैं। ठीक है, एक तो चार्ट्स वो नॉर्मल चार्ट्स होते हैं, ग्राफ होते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंट्रोल चार्ट इसीलिए कहा गया है इनको कि इसमें जो है वो आपके पास एक तो सेंट्रल लाइन होती है, एक जो है वो अपर कंट्रोल लिमिट होती है और एक लोअर कंट्रोल लिमिट होती है। ठीक है, अच्छा, a process is considered in statistical control if it has no assignable cause। ठीक है, अब वही जो बात मैंने आपसे पहले भी कही कि अगर आपके प्रोसेस में कोई असाइनेबल कॉज नहीं आ रही तो आपका प्रोसेस जो है वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में है। ठीक है, और इस जो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में है, इस प्रोसेस में आपकी जो कॉमन काजेज़ हैं या जो नेचुरल वेरिएशन है वो इसमें आएगी। ठीक है, जो नेचुरल कॉज की वजह से या जो नेचुरल वेरिएशन है वो इस स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में आएगी। ठीक है, तो उसका यही होता है कि जो आपकी लिमिट्स हैं वो आपका डेटा जो है वो उस लिमिट्स के दरमियान में रहता है। ठीक है, उससे बाहर नहीं जाता आपकी नेचुरल काज की वजह से। अच्छा, ये जो है वो कुछ कंट्रोल चार्ट्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो लेफ्ट साइड पे ऊपर आपका एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है, जिसकी हेडिंग है इन कंट्रोल प्रोसेस। ठीक है, अगर इसमें आप देखें, ठीक है, तो ये एक हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, और नीचे जो है वो एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हमने मीन प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे आपका टाइम होता है जो आपने डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन पे आपने अपने प्रोसेस से कोई वेट वेरिएशन का डेटा लिया था या कोई इम्प्यूर फिलिंग का कोई डेटा लिया था। ठीक है, तो उसका आपने मीन यहाँ पे प्लॉट किया है। ये जो फर्स्ट वाले ग्राफ हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें ये जो एक्स के ऊपर ये डैश सी बनी हुई है इसको हम एक्स बार कहते हैं। ठीक है, और ये आपकी एवरेज है, आपका मीन है। ठीक है, अब ये इसमें एक आपको कंप्लीट डार्क लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेंट्रल लाइन है। ठीक है,
ये आपकी सेंट्रल लाइन है और जो आपका इससे ऊपर वाली अगर आप एक लाइन देखें, ठीक है, ये डॉटेड लाइन होती है, इसको हम अपर कंट्रोल लिमिट कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है वो आपकी एक जो सेंट्रल लाइन से नीचे एक इसी तरह की डॉटेड लाइन है, उसको हम क्या कहेंगे, लोअर कंट्रोल लिमिट, ठीक है। तो अगर आपका जो जितना भी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, वो अगर आ रही हैं अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में, ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में आपका प्रोसेस, ठीक है। अगर आप इससे नीचे वाला ग्राफ देखें, ठीक है, जिसके साथ जो है वो जो हेडिंग है वो है आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपके जो कुछ डेटा पॉइंट्स हैं वो अपर कंट्रोल लिमिट से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ये जो जिनके ऊपर रेड सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ये आपके अपर कंट्रोल लिमिट से बाहर जा रही हैं। और इसी तरह अगर आप कुछ ऑब्जर्वेशंस को देखें तो लोअर कंट्रोल लिमिट से नीचे बीच में वो कुछ आपके ऑब्जर्वेशंस जा रही हैं, ठीक है। तो ये जब आपकी कंट्रोल लिमिट से बाहर जा रही है आपकी ऑब्जर्वेशन, तो इसका ये मतलब है कि आपका प्रोसेस कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। आपके प्रोसेस में कोई डिफेक्ट है या आपके प्रोसेस में जो है वो कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से आपको जो आपकी डिज़ायर्ड क्वालिटी थी, जो आपकी डिज़ायर्ड रेंज थी, उस पर आपकी रीडिंग्स नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, ये अब थर्ड वाले अगर आप इमेज देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा है, ठीक है। अब ये जो हम इसी पिक्चर को देखें, ठीक है, लेकिन साथ में ये जो फर्स्ट वाली थी इन कंट्रोल प्रोसेस, इसका डेटा अपने जहन में रखें, ठीक है। तो इसको अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या आ जाता है, वेरिएशन ड्यू टू नॉर्मल कॉजेज, ठीक है। तो ये जो आपकी अपर कंट्रोल लिमिट है और लोअर कंट्रोल लिमिट है और ये सेंट्रल लाइन है, ठीक है, इनके दरमियान जितना भी एरिया आ रहा है, ठीक है, अगर इसमें आपकी रीडिंग आ रही है और वो आपकी सेंट्रल लाइन से थोड़ी ऊपर है थोड़ी नीचे है, तो उसका क्या मतलब है कि ये जो वेरिएशन है दिस इज ड्यू टू नॉर्मल कॉज, ठीक है। लेकिन जब आपकी जो वेरिएशन है वो अपर लिमिट से या लोअर लिमिट से बाहर चली जाती है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे जो हमारा आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस था, इसमें भी जो है वो 2 अपर लिमिट में जा रही हैं और 3 जो है वो लोअर कंट्रोल लिमिट से नीचे जा रही हैं। तो ये क्यों वेरिएशन आई है, दिस इज द वेरिएशन ड्यू टू असाइनेबल कॉज, ठीक है। असाइनेबल कॉज क्या थी, जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो आप जिसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल कॉज थी वो कॉमन कॉज है आपकी, ठीक है, जिसको आप ना तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना ही जब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है सबको। कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल चार्ट, ठीक है, कंट्रोल चार्ट के कंपोनेंट हमने अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे मज़ीद थोड़ा सा उनको और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, आपने अभी पिक्चर्स भी देखी हैं, अपर कंट्रोल लिमिट, ठीक है, उसके बाद सेंट्रल लाइन, उसके बाद लोअर कंट्रोल लिमिट, ठीक है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, एक आपकी जो है वो सेंट्रल लाइन आ जाती है और दूसरी जो 2 हैं अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल लिमिट, उसको हम कंट्रोल लिमिट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपकी अपर और लोअर जो कंट्रोल को जो है वो उसको लिमिट कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल लाइन क्या होगी, सेंट्रल सॉलिड लाइन इज टारगेट वैल्यू और प्रोसेस एवरेज और रेंज, ठीक है। जो आपका प्रोसेस है, जो आपकी जो प्रोडक्ट थी उसके कोई भी कैरेक्टरिस्टिक आपने लिया, ठीक है, उसको फाइंड आउट किया, जिस तरह से आपने फिलिंग कैपेसिटी देखी, ठीक है, या फिर वेट वेरिएशन फाइंड आउट किया, तो उनका जो मीन आया था आपके पास, जो एवरेज आई थी या जो रेंज आई थी आपके पास, उसको आपने प्लॉट करना है, ठीक है। और ये जो सेंट्रल लाइन होगी वो आपकी जो एवरेज थी उस प्रोसेस की वो आएगी, ठीक है। जो आपकी एवरेज थी उस प्रोसेस के लिए वो आप सेंट्रल लाइन पे रखेंगे, ठीक है।
और सेंट्रल लाइन जो है वो हमेशा सॉलिड लाइन होगी। आप जब भी एग्ज़ाम में या आगे कहीं इंडस्ट्री में आप जाते हैं तो आपको ये कंट्रोल चार्ट बनाना पड़ते हैं, तो आप क्या करेंगे कि जो आपकी सेंट्रल लाइन होगी वो सॉलिड लाइन होगी हमेशा, ठीक है। सॉलिड लाइन ये आप देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रल लाइन है ये सॉलिड लाइन है, मींस कि कंप्लीट लाइन है, ये दूसरी लाइन की तरह डॉट डॉट्स नहीं है, ठीक है। कंप्लीट फुल लाइन है, ठीक है, इसको सॉलिड लाइन कहते हैं। तो ये सेंट्रल लाइन आपकी हमेशा जो है वो सॉलिड लाइन होगी। बेशक आप उसको हाईलाइट ना करें कि ये आपकी सेंट्रल लाइन है, लेकिन जब आप उसको एक सॉलिड लाइन बनाएंगे, कंप्लीट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उसका यही मतलब होगा कि ये आपका सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। इट इज़ ड्रॉन एट द प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक मीन विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा, ठीक है। कि ये आप किस तरह इस पर क्या चीज़ ड्रॉ होगी, यहाँ पे आपका मीन आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपकी सेंट्रल वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी, वो बेशक आपका मीन है या बेशक आपकी रेंज है, वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी, ठीक है। जो भी आपकी पैरामीटर है जिसमें सेंट्रलिटी की टेंडेंसी है, ठीक है, तो वो चीज़ आपने सेंट्रल लाइन पे रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास कंट्रोल लाइंस हैं वो एक तो अपर कंट्रोल लिमिट है और दूसरी लोअर कंट्रोल लिमिट है, ठीक है। अपर कंट्रोल लिमिट में क्या होगा, ये आपकी जो सेंट्रल लाइन थी इसके अबव आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। और इस पे किस तरह से और कितनी वेरिएशन होगी इसमें, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। दिस इज प्लॉटेड जनरली 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द सेंट्रल लाइन, ठीक है। मीन्स कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेते हैं कि आपका जो मीन था, ठीक है, उसकी वैल्यू थी 6, ठीक है, आपका मीन 6, तो आपने 6 पे एक सेंट्रल लाइन बना ली, ठीक है, वो आपका मीन आ गया, ठीक है। अब आपने अपर कंट्रोल लिमिट किस तरह ड्रॉ करनी है कि उसकी 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 टाइम्स आपने उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन रखनी है, ठीक है। तो जब आप 6 से 3 टाइम्स अबव जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। तो ये आपकी जो अपर कंट्रोल लिमिट है वो हो जाएगी 9। और इसी तरह जब आप लोअर कंट्रोल लिमिट पे जाएंगे तो वो भी इसी तरह 3 टाइम्स आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, तो वो आपकी आ जाएगी 3, ठीक है। तो मीन्स के आपका जो सेंट्रल लाइन है वो 6 पे है और आपकी अपर कंट्रोल लिमिट 9 है, आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट है वो 3 है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो है वो हम आगे थोड़ा सा एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगी मजीद, ठीक है। लोअर कंट्रोल लिमिट वही जो आपकी सेंट्रल लाइन से बिलो होगी, ठीक है, और ये जो है वो डॉटेड लाइंस होंगी, ठीक है, और इसमें भी आपने वही 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन रखनी है, ठीक है। अच्छा, इन अ कंट्रोल चार्ट कंट्रोल लाइन आर कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला, ठीक है। जो जितने भी कंट्रोल चार्ट्स हैं, ठीक है, उसमें जब आप ये लिमिट्स कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए जो फार्मूला है वो क्या होगा, उसमें ये आप देखें ब्रैकेट में है एवरेज प्रोसेस वैल्यू, ठीक है। आपके जो प्रोसेस की वैल्यू थी उसका आपने एवरेज ले लेना है, ठीक है। वो कोई भी प्रोसेस हो सकता है, आपका वेट वेरिएशन आप कर रहे हैं या आप पूरी वाइल्स की फिलिंग देख रहे हैं, तो आपने उस जितना भी डेटा था आपने उसका एवरेज ले लिया, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। प्लस कब होगा, जब आप जो है वो अपर कंट्रोल लिमिट की बात करेंगे, ठीक है, और माइनस कब आएगा, जब आप लोअर कंट्रोल लिमिट की बात करेंगे, तो तब जो है वो माइनस आपका यूज होगा, ठीक है। और 3 टाइम्स जो है वो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन, जितनी भी आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन बनती है उसका आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है और वो आपकी अपर कंट्रोल लिमिट हो जाएगी। और अगर आप उसको जो है वो अपने एवरेज में से माइनस करते हैं तो वो आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट हो जाएगी, ठीक है। वही बात आ जाए, ठीक है। अगर आपका ये जो एवरेज प्रोसेस था उसकी वैल्यू 6 थी, ठीक है, और यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अगर आप इसको
3 कंसिडर करते हैं तो वो 6 प्लस 3 करें अगर तो वो कितनी हो जाएगी, 9 पे चली जाएगी, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसको लोअर कंट्रोल लिमिट का देखना चाहें तो एवरेज अगर 6 है तो उसमें से माइनस करेंगे 3 को तो वो कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। तो वो आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पर्पस देख लेते हैं कि कंट्रोल चार्ट्स का पर्पस क्या है, ठीक है। हम इंडस्ट्री में इसको जो अपना प्रोसेस है उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके जो मज़ीद इसमें जो पॉजिटिव इसकी चीज़ें आ जाती हैं वो क्या हैं, इट प्रोवाइड्स स्टैटिस्टिकल ईज फॉर डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग द प्रोसेस वेरिएशन ओवर टाइम, ठीक है। कि आपका जो टाइम के साथ साथ आपके प्रोसेस में क्या वेरिएशन आ रही है, तो ये जो कंट्रोल चार्ट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, इट प्रोवाइड्स अ टूल फॉर ऑन गोइंग कंट्रोल ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है। तो वही कि जो आपका प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में ये आपको बताएगा कि भाई आपका प्रोसेस जो है वो कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। इट डिफरेंशिएट्स स्पेशल फ्रॉम कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएशन इन ऑर्डर टू बी अ गाइड फॉर लोकल और मैनेजमेंट एक्शन, ठीक है। तो ये जब आप अपने किसी भी प्रोसेस पे कंट्रोल चार्ट अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो वेरिएशन है, अगर आपकी वेरिएशन कंट्रोल लाइंस के दरमियान आ रही है, दोनों अपर भी लोअर भी, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये कॉमन काज है, ठीक है। इसको हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, इसको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो अपर कंट्रोल लिमिट से या लोअर कंट्रोल लिमिट से बाहर जाती हैं तो आप जो है वो फ़ौरन आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे अब जो है वो कोई असाइनेबल कॉज आ रही है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा वेरिएशन आ रही है और आप उसको फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव अ प्रोसेस टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली एंड प्रेडिक्टेबली टू अचीव हायर क्वालिटी, लो कॉस्ट एंड हाई इफेक्टिव कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इट सर्व एज कॉमन लैंग्वेज फॉर डिस्कसिंग प्रोसेस परफॉर्मेंस, ठीक है। मीन्स कि अगर आप जो है वो इसको सिंपली अगर आप इस तरह कहें कि ये जो आप क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स हैं ये आपको एक तरह से अगर आप इनको डायरेक्टली देखें, ठीक है, आपके पास एक प्रोसेस का कंट्रोल चार्ट आपके पास आता है, ठीक है, आप उसको डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि ये प्रोसेस अंडर कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं कंट्रोल चार्ट्स की, ठीक है। हमारे पास जो है वो 2 बेसिक टाइप्स हैं, ठीक है। एक तो वेरिएबल कंट्रोल है और दूसरा एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट है, ठीक है। वेरिएबल में हम क्वांटिटेटिव डेटा ऐड करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास कोई भी हम प्रोसेस कंट्रोल कर रहे हैं उसमें अगर हमारे पास क्वांटिटी गिवन है, ठीक है, कोई डिजिट्स हैं, कोई क्वांटिटेटिव डेटा है तो हम उसमें वेरिएबल कंट्रोल चार्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है, जिस तरह से हम कोई टैबलेट देखते हैं या फॉर एग्जांपल पेरेंटल्स देखते हैं, ठीक है। पेरेंटल्स में हम देखते हैं कि भाई इसमें लाइट में देख रहे हैं, उसके अंदर जो है वो कोई आपको पार्टिकल नज़र आ रहा है, तो ये क्या है, एक तरह से आपका डिफेक्ट है, ठीक है। तो आप उसको जो है वो साइड पे कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह के एट्रीब्यूट से आप जो अगर आपके कोई है क्वालिटेटिव डेटा है तो आप उसको फिर एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। एट्रीब्यूट्स में जो है वो आपके डिफेक्ट्स आ जाते हैं मोस्टली, ठीक है। एक तो डिफेक्ट्स आ जाते हैं और दूसरा डिफेक्टिव्स आ जाते हैं, ठीक है। ये हम जब आगे थोड़ा सा चाहेंगे, जब ये एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें मज़ीद हम इसको देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन मेजरमेंट्स आर क्वांटिटेटिव, ठीक है। जब आपके पास
कोई भी आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, आपने सैंपल लिया प्रोसेस के दौरान, ठीक है, आपने जाके उसकी टैबलेट की वेट वेरिएशन कर ली, उसका साइज चेक कर लिया, ठीक है, उसकी थिकनेस देख ली, उसकी हाइट देख ली, ठीक है, किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो उसमें आप फिर ये वेरिएबल कंट्रोल चार्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसमें वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स में क्या होता है, इसमें हम कौन कौन से चार्ट्स बना सकते हैं। एक तो एक्स बार आर चार्ट है, ठीक है, और दूसरा है एक्स बार एस चार्ट, ठीक है। आर बार एक्स बार आर में जो है वो आप सिंपली जो मीन है आपका और जो रेंज है आप वो यूज़ करते हैं, ठीक है। हम ये अभी आज जो है वो इसमें यही वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक्स बार आर चार्ट, अभी यहाँ तक समझ आ गई है सबको। अब यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि ये जो एक्स जी है, जी ए है, ये आपका ग्रैंड एवरेज है, ठीक है, किस चीज़ का, एक्स बार का। एक्स बार क्या था, आपका मीन था, ठीक है। आपके जितने भी मीन आए थे आपने उनकी एवरेज निकाल लेनी है, तो ये आपका ग्रैंड एवरेज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आर ए क्या है, ये आपकी ग्रैंड एवरेज है ऑफ रेंज आर, ठीक है। आपकी जितनी भी रेंजेस आई हैं आपने उनका एवरेज निकाल ली, तो आपके पास आर ए ग्रैंड एवरेज आ जाएगी, ठीक है, ग्रैंड एवरेज ऑफ रेंज आ जाएगी। और ए जो है वो आपका कांस्टेंट है, आपने टेबल के थ्रू जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो एक्स बार के लिए फार्मूला था। अब जो आ जाते हैं हम आर चार्ट पे, ठीक है। आर चार्ट का जो फार्मूला है उसके लिए अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट का क्या फार्मूला है, वो ये अगर आप देखें, अपर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू D4 इंटू आर ए, ठीक है। आर ए यहाँ पे वही ग्रैंड एवरेज ऑफ रेंज आर है, ठीक है। और D4 क्या है, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी आप टेबल से देख सकते हैं। इसी तरह लोअर कंट्रोल लिमिट है, इसमें आपका फार्मूला है D3 इंटू आर ए रेंज एवरेज, ठीक है, और D3 जो है वो कांस्टेंट है, इसका फार्मूला ये इस वैल्यू जो है वो इस टेबल में है, ठीक है। अब ये देखें आप, अगर 1 2 3 4 5 पांचवा कॉलम देखें और छठा कॉलम देखें, तो D3 और D4 आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। आपने अपने सैंपल साइज के अकॉर्डिंगली यहाँ से D3 और D4 का जो भी वैल्यू है वो आपने यहाँ से ले लेनी है और उसको सिंपली फार्मूला में पुट करेंगे और उसको आपके पास अपर कंट्रोल लिमिट की और लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, हम जो है वो जाते हैं एग्जाम्पल, चलें अभी कर लेते हैं कि लेंथी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल क्या है, ड्यूरिंग द ऑटोमेटिक फिलिंग ऑफ पेरेंटल सॉल्यूशंस इन द वाइल अ कंट्रोल ऑफ फिल्ड वॉल्यूम शुड बी एस्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री में जो है वो मशीन है पेरेंटल्स की वाइल फिल करने की, ठीक है, तो उसमें जो है वो हमें क्या करना है, कंट्रोल ऑफ फील्ड वॉल्यूम शुड बी एस्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन, ठीक है। उस मशीन पे हमने कंट्रोल लगाना है, ठीक है, प्रोसेस पे, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, प्रोडक्ट जो अभी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि उसको हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, वो फार्माकोपिया पे है, ठीक है। वो जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ योर प्रोडक्ट है, ऑफ योर बैच है, वो फार्माकोपियल टेस्ट है, ठीक है। वो एक थोड़ा सा डिफरेंट वो आ जाता है। यहाँ पे जो हम करेंगे ये अपने प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, ठीक है, ये हमारे पास एक सिचुएशन आ गई कि हमने इंडस्ट्री में पेरेंटल सॉल्यूशन फिल करने वाली जो मशीन है उस पर हमने कंट्रोल लगाना है, उस पर हमने मेंटेन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सो वन वाइल वाज टेकन एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द 4 नीडल्स, ठीक है। उस मशीन की जो है वो 4 नीडल्स हैं, ठीक है, जिससे वाइल जो है वो फिल हो रही है, ठीक है। तो उन चारों नीडल से हमने एक रैंडम टाइम पॉइंट पे वाइल्स ले लेनी है, ठीक है, चारों से, ठीक है। अच्छा, द एवरेज
एंड रेंज ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ 4 वाज कंप्यूटेड। ठीक है, अब ये जो 4 हमने नीडल्स ली, इसके आपने एवरेज और रेंज फाइंड आउट कर लिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद द न्यूमेरिकल डेटा इज टेकन एंड समराइज्ड इन टेबल। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो टेबल हम देखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि द अपर एंड लोअर केस लिमिट ऑफ फील्ड वॉल्यूम आर कैलकुलेटेड बाय गिवन फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला अपर कंट्रोल लिमिट का और लोअर कंट्रोल लिमिट का ये हमारे पास गिवन है, हम इसके थ्रू जो है वो इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम पॉइंट्स थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ स्लाइड में ये 3 ही ऐड किए हैं फॉर एग्जांपल आपके लिए। अच्छा, सबसे पहले क्या है, टाइम ऑफ द वाइल इज सैम्पल्ड। ठीक है, डे 1 है, 8:30 है, 9:20 और 10:15। ठीक है, तो ये आपका टाइम है जिससे आपने सैंपल लिया है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन फिल्ड। ठीक है, अब जो वाइल के अंदर जो वॉल्यूम फिल हुआ था वो हम देखेंगे। ठीक है, जो नीडल ए से आपने वाइल ली थी उसका 10.7 था। ठीक है, नीडल बी से 10.5, नीडल सी से 10.6, नीडल डी से भी 10.5। ठीक है, अब इन चारों का आपने मीन निकाल लेना है। ठीक है, तो ये आपका मीन आ जाएगा एक्स बार। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और इसके ऊपर जो इस तरह वो डैश की पड़ी होती है एक्स के ऊपर, उस तरह भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ जो है वो आपको रेंज भी चाहिए। ठीक है, रेंज के लिए जो है वो आपने सिंपली इसका रेंज फाइंड आउट कर ली। किस तरह से कि जो हाईएस्ट था 10.7 और जो लोएस्ट था 10.5, इसका डिफरेंस आपने फाइंड आउट कर लिया तो वो 0.2 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से आपने बाकी भी जो रीडिंग्स थी हैं आपकी, इसकी आपने मीन और रेंज फाइंड आउट कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसकी कैलकुलेशंस किस तरह करेंगे। अब ये जो था एक्स डबल बार, ये क्या है, हमारा ग्रैंड मीन है। ठीक है, अब ये जितने भी आपके पास मीन्स थे, ठीक है, मीन वाली अगर आप लाइन देखें 10.58, 10.63, 10.60, इनको आपने प्लस किया, डिवाइडेड बाय 3 कर लिया। ठीक है, तो आपके पास जो रीडिंग आएगी ये 10.60 आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो ये जो रीडिंग है 10.60, अगर ये आपकी एग्जैक्ट नहीं आ रही तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेबल में कंप्लीट डेटा ऐड नहीं किया। ठीक है, ये काफ़ी लंबा जो है वो टेबल था, इसलिए मैंने शॉर्ट करके सिर्फ 3 पॉइंट्स ऐड किए। बाकी डेटा आपके जो है वो नोट्स में होगा, आप वहाँ से जो है वो इसको कंफर्म कर लेना। अभी फ़िलहाल जो है वो आप इसको यही कंसिडर करें कि जो आपका ग्रैंड मीन था उसकी वैल्यू आ गई 10.60। अब ये ग्रैंड मीन क्या हो गया आपका, सेंट्रल लाइन आ गई। ठीक है, और ये रेंज जो है वो आपकी 0.28 है, ये भी रेंज जो है वो एवरेज है। ठीक है, ये आपकी एवरेज है, जो RA है आपका ये वो है। ठीक है, इसकी मैं करेक्शन कर लूँगा। अच्छा, फॉर एक्स बार चार्ट हमारे पास अपर कंट्रोल लिमिट का क्या फार्मूला है, इक्वल टू एक्स डबल बार प्लस A2 इंटू आर बार। ठीक है, आर बार क्या थी 0.2 और इसके साथ जो है वो हमारा एक्स डबल बार क्या है 10.60 और यहाँ पे A2 की वैल्यू 0.73 है। 0.73 कैसे आई, अब इसमें आप देखें कि हमारे पास कितने रीडिंग्स हैं, 4 हैं। ठीक है, तो हम इस टेबल में जाके देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास सैंपल कितने थे, 4। ठीक है, तो 4 के सामने आप देखें A2 की क्या वैल्यू है 0.729, मीन्स के हम इसको 0.73 कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0.73 पुट कर ली A2 की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास अपर कंट्रोल लिमिट जो है वो आ गई 10.80। इसी तरह लोअर कंट्रोल लिमिट में आपने सिर्फ माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे ये फार्मूला में थोड़ी सी गलती है। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन पड़ा हुआ है, लेकिन आगे जो है वो करेक्ट है कि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो 10.40 ये आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, तो फॉर आर चार्ट के लिए किस तरह से होगा आपका, ये अपर कंट्रोल लिमिट जो है वो D4 इंटू रेंज ऑफ एवरेज रेंज। ठीक है, एवरेज रेंज जो है वो 0.28 आ गई
और जो आपका D4 है वो आपने फार्मूला से फाइंड आउट करना है, सॉरी फार्मूला कह रहा हूँ, टेबल से फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसी तरह D3 भी यहाँ पे आपने टेबल से फाइंड आउट करना है, ठीक है। टेबल यहाँ पे हम देख लेते हैं, यही टेबल है, ठीक है। D3 इसमें 4 के सामने 0 है वैल्यू, ठीक है, D3 की। और अगर हम 4 का ही D4 देखें तो 2.282 है, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं कैलकुलेशन वाली जगह, ये देखें 2.8, ठीक है। और दूसरी जो है वो 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट 0 बन रही है और अपर कंट्रोल लिमिट जो है वो 0.64 है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है हमने जब इसको प्रोसेस करेंगे, अपने चार्ट्स की रीडिंग ऐड करके चार्ट्स बनाएंगे, तो ये हमारे पास इस तरह की चार्ट बनेंगे, ठीक है। ये जो एक्स बार चार्ट है, इसकी ये जो मीन हमारे पास आया था ग्रैंड मीन 10.6, ठीक है, ये आपकी सेंट्रल लाइन आ गई। इसके ऊपर आपके ये जो डेटा पॉइंट्स हैं ये आ गए, ठीक है। ठीक हो गया, हमारे पास वहाँ पे सिर्फ 3 थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पूरे जितना भी आपका प्रोसेस था 2 डेज का, ये उसके लिए सारे के लिए इन्होंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। ये जहाँ पे ब्रेक आ रही है बीच में ये लाइंस के दरमियान, तो ये यहाँ से नेक्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आप जब नोट्स मिलेंगे आपको तो वहाँ पे आप इसको कंप्लीट देख लें। और ये जो नीचे वाला चार्ट है ये हमारा आर चार्ट है, ठीक है। आर चार्ट में हमारी जो रेंज आई थी, ठीक है, एवरेज रेंज, और उसकी अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, ठीक है। लोअर कंट्रोल लिमिट उसमें 0 ही थी, ठीक है, और अपर कंट्रोल लिमिट 0.6 थी आई थिंक, जी 0.64। और जो उसकी सेंट्रल लाइन है वो 0.28 पे है, ठीक है। ये 0.28 पे आप देख सकते हैं, ये एक लाइन है, ठीक है। और इसके जितने भी टाइम पॉइंट्स हैं ये अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के अंदर हैं, ठीक है। अगर हम एक्स बार चार्ट देखें तब भी सारे जो है वो पॉइंट्स लिमिट्स के अंदर हैं, और अगर आर चार्ट देखें तब भी जो है वो सारे पॉइंट्स हमारे रेंज के अंदर हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा ये जितना भी ड्यूरेशन के लिए हमने सैंपल लिए हैं उस ड्यूरेशन में हमारा प्रोसेस इन कंट्रोल है, ठीक है, हमारा है, ठीक हो गया। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद जो है जो उसमें हम मेथड यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोसेस को कंट्रोल में रखने के लिए, ठीक है, उसको उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको डायग्नोस्टिक के लिए उसकी, तो वो हम कंट्रोल चार्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। कंट्रोल चार्ट्स की फिर आगे हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है। एक वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स थे जिसमें आपका एक्स बार आ जाता है, ठीक है, और आर बार चार्ट आ जाते हैं, ठीक हो गया। अब जो सेकंड टाइप है कंट्रोल चार्ट्स की वो है एट्रीब्यूट्स कंट्रोल चार्ट, ठीक है। वेरिएबल में आपके पास जो है ना वो क्वांटिटेटिव डेटा था, ठीक है। जो आपके जितने भी सैंपल्स थे वो क्वांटिटेटिव डेटा था आपका, और टाइम के साथ वो उसका रिलेशन था कि भाई टाइम के साथ साथ जो है वो आपके पास जो डेटा आ रहा है, प्रोसेस जो आपका चल रहा है टैबलेटिंग का या फिलिंग का, तो उसमें जो है वो आपकी क्या सिचुएशन चल रही है क्वांटिटेटिवली, ठीक है। लेकिन ये जो एट्रीब्यूट्स कंट्रोल चार्ट है इसमें हम क्वालिटी चेक करते हैं, ठीक है। जो भी आपका सैंपल होगा उस पे आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, उसमें आपने डिफेक्ट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। डिफेक्ट्स क्या होते हैं, कोई भी चीज़ में कोई ख़राबी या खामी, ठीक है। डिफेक्ट्स जो है वो आपकी किसी भी चीज़ में वो ख़राबी हो सकती है या खामी हो सकती है। अब जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपने टैबलेट्स की वेट वेरिएशन की, ठीक है, उसमें आपके पास टैबलेट्स में वेट जो है वो कम आया, ठीक है। तो ये क्या है, टैबलेट का डिफेक्ट है, ठीक है। जब जो चीज़ उस सैंपल में ख़राब है वो डिफेक्ट होगा, ठीक है। और वो जो सैंपल है आपका वो डिफेक्टिव होगा, ठीक है।
ये दो टर्म्स हैं डिफरेंट जो कि ये एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट में यूज़ होंगी, ठीक है। तो आपने इन दोनों को जहन में रखना है कि ये दोनों अलग चीज़ हैं। एक डिफेक्ट है, ठीक है। डिफेक्ट क्या है कि अगर किसी चीज़ में कोई ख़राबी आ गई है, ठीक है, तो वो जो ख़राबी होगी वो डिफेक्ट है, ठीक है। और अगर तो जो आप जिस चीज़ में ख़राबी आई है वो डिफेक्टिव होगी, ठीक है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लैपटॉप है, उसकी स्क्रीन जो है वो ख़राब हो जाती है, कहीं से टूट जाती है, तो ये क्या है, उसमें डिफेक्ट आ गया है कि उसकी स्क्रीन ख़राब है, ठीक है। और आपका लैपटॉप क्या हुआ है, वो डिफेक्टिव हो गया है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। और ये एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट्स में हम यही चीज़ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कि आपकी जो प्रोडक्ट थी वो डिफेक्टिव है या नहीं है, और उसी की बेस पे जो है वो फिर आप अपने प्रोसेस को जो है वो मॉनिटर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट्स की, वो तीन चार टाइप्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो है ना वो एनपी चार्ट है, ठीक है। जो सबसे पहले इसकी टाइप है वो एनपी चार्ट है, एंड इट इज़ अ कंट्रोल चार्ट फॉर मेजरमेंट विच आर काउंटेड, ठीक है, सच एज द नंबर ऑफ पार्ट्स डिफेक्टिव, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपने जो है वो काउंट करना है कि आपकी अगर एक फॉर्मूलेशन थी, ठीक है, उसमें क्या कितने डिफेक्ट्स थे, ठीक है। या उसको आप कह सकते हैं कि उसमें एक सैंपल लिया है आपने, तो उसमें से आपके पास कितने सैंपल जो है वो डिफेक्टिव आए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो पी चार्ट है, ठीक है। इट इज़ आल्सो अ कंट्रोल चार्ट फॉर फ्रैक्शन नॉन कन्फॉर्मिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपने जितनी भी आपकी डिफेक्टिव्स आए हैं उसको आपने परसेंटेज के लिहाज से देखना है, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 टैबलेट्स ली, उसमें से आपकी 10 ख़राब थी, ठीक है, बाकी 90 ठीक थी, तो ये कितना हुआ, आपके 10% जो है वो आपका जो है वो डिफेक्टिव थे, ठीक है। आपकी 10% प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव थी, या आप उसको ये पार्ट्स में भी कह सकते हैं कि भाई 1 पार्ट आउट ऑफ 10 पार्ट जो है वो आपका डिफेक्टिव था, ठीक है। तो जब आप इस तरह का डेटा कलेक्ट करके उसको प्लॉट करेंगे तो वो आपका पी चार्ट में प्लॉट होगा, ठीक है। ये हम जो चीज़ें चार्ट की टाइप्स देख रहे हैं ये आपके डेटा पे डिपेंड कर रही हैं कि आपका डेटा किस टाइप का है, ठीक है। उसके बाद जो है वो सी चार्ट आ जाता है। इट इज़ आल्सो कंट्रोल चार्ट फॉर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स और नॉन कन्फर्मिटीज़, ठीक है। इसमें हम डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, पिछले जो थे वो डिफेक्टिव्स की बात थी, ठीक है। पिछले दोनों में डिफेक्टिव्स की बात थी, अब इसमें जो है वो हम डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जो आपकी कितनी खामियां हैं, ठीक है, कितनी खराबियां आई हैं आपके सैंपल में। अच्छा, तो इसमें क्या एग्जांपल आ जाती है, जिस तरह से मेजरिंग डिफेक्ट्स इन यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट साइज, ठीक है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ इनपरफेक्शंस इन पैन्स ऑफ ग्लास, ठीक है। आपने कोई भी ग्लास के जो है वो, जैसा यहाँ पे तो पैन्स की एग्जांपल दी हुई है, आप अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई पैकिंग मटेरियल की जो है वो एग्जांपल ले लें, ठीक है, उसमें आप देखें कि भाई आपने अगर 1000 ब्लिस्टर बनाए हैं टैबलेट्स को पैक करने के लिए, तो उनमें से 50 जो है वो 50 में जो है वो ख़राबी थी, ठीक है। कौन सी ख़राबी थी ये उसमें फिर आपने स्पेसिफिकली आप जो भी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है उसको आप मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यू चार्ट आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ कंट्रोल चार्ट फॉर नंबर ऑफ नॉन कन्फर्मिटीज़ पर यूनिट, ठीक है। ये तो आपका जो सी चार्ट था उसमें नंबर ऑफ नॉन कन्फर्मिटीज़ था, ठीक है, लेकिन उसमें ये बात नहीं थी कि आपका कितने में, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि पर यूनिट मींस कि आपका उन्होंने एक स्पेसिफिक बैच यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि यू चार्ट आपने तब बनाना है
कि जब आप मेजरिंग डिफेक्ट्स इन यूनिट ऑफ वेरिंग साइज और नंबर ऑफ, इसमें एग्जांपल आ जाती है कि नंबर ऑफ इम्परफेक्शन इन पीस ऑफ फैब्रिक, ठीक है। मीन्स कि जो आपका एक यहाँ पे जो एग्जांपल है कि अगर आपने कोई फैब्रिक का पीस डेवलप किया है, टू प्रोड्यूस किया है, तो उसमें कितनी खराबियां थी, ठीक है। तो उसको जब आप प्लॉट करेंगे तो वो यू चार्ट में आएगा, ठीक है। अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस चीज़ को देखें तो पैकिंग ही जो है वो एक और एग्जांपल हमारे पास आ सकती है कि आपने जो एक ब्लिस्टर बनाया था उसमें क्या खामी आई है, ठीक है। उसके ऊपर प्रिंटिंग ठीक नहीं है, उसके अंदर मिस फिलिंग हुई है कहीं पे, ठीक है, या फिर उस पर जो एक्सपायरी जो है वो प्रिंटेड होती है वो ठीक नहीं आई है, तो ये डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आपने पर यूनिट के हिसाब से डिफेक्ट्स को काउंट करना है। उस कि भाई आपने अपने यूनिट या पर वन सैंपल आपने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को फाइंड आउट किया है और उसको आपने प्लॉट करना है, तो वो फिर आप यू चार्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इन सारों के बीच में वो चार्ट्स का उसी तरह से ही एक सेंट्रल लाइन होगी और एक अपर लाइन, अपर कंट्रोल लिमिट होगी और एक लोअर कंट्रोल लिमिट होगी, और इनकी कंट्रोल लिमिट्स भी फाइंड आउट करने के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ पी चार्ट को स्टडी करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम सारे कंसिडर पढ़ते हैं तो वो एक तो आपके कोर्स से भी बाहर चली जाती है चीज़, और दूसरी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ पी चार्ट को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब हम एक एट्रीब्यूट्स की बेस पे कोई कंट्रोल चार्ट बनाने जा रहे हैं तो उस पे हमें किस तरह से प्लान करना है, हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आ जा रहा है कि सैंपल शुड बी चूजन रैंडमली, जो आपने सैंपल लेना है वो रैंडमली सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो फॉर इजियर एवेल्युएशन देयर शुड बी अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है। अब आपने जितने भी पूरे दिन में जितनी बार भी आप सैंपल लेंगे तो वो आपने फिक्स्ड नंबर रखना है उसका, ठीक है। अब जिस तरह से हमने एग्जांपल पढ़ी थी नीडल्स की, ठीक है, कि वो 4 नीडल्स थी, चारों में से एक एक सैंपल ले लिया। इसी तरह अगर आप इस एट्रीब्यूट्स वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जब आप किसी टैबलेटिंग मशीन में के पास जाएंगे, उसकी अगर आप टैबलेट्स लेते हैं सुबह 8 बजे जो है वो आपने 10 टैबलेट्स ली, तो आपको जब आप सेकंड सैंपल लेने जाएंगे 11 बजे 12 बजे, तो आप दोबारा जो है वो 10 टैबलेट्स ही लेंगे, ठीक है। आपने ये नहीं करना एक बार आपने 8 का सैंपल ले लिया, फिर आपने 10 का सैंपल ले लिया, फिर आपने 12 टैबलेट्स का सैंपल ले लिया, तो ये चीज़ आपने फिक्स्ड रखनी है, अपना सैंपल साइज जो है वो आपका फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। अच्छा, ईच टैबलेट और एम्प्यूल विच इज टेस्टेड इज कंसिडर्ड एज अ सैंपल, ठीक है। जो आपका एक टैबलेट या एम्प्यूल है वो एक सैंपल है आपका, ठीक है। ईच सैंपल इज इंस्पेक्टेड एंड एवेल्युएटेड सो दैट द सैंपल इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। आपने हर सैंपल को टेस्ट करना है, ठीक है, और ताकि आप उसको आपको पता चले कि भाई ये एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, या इसमें कोई डिफेक्ट्स हैं या नहीं है, ठीक है जी, ठीक है। वही सैंपल साइज था, ठीक है। जितने भी आपने सैंपल लिया है जो आपने टेस्ट करने के लिए जितनी भी प्रोडक्ट आपने सैंपल ली है वो आपका एन आ जाएगा, ठीक है। एक तो आपने ये एन रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स फाउंड, ठीक है। इसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से, तो आपने ये डी भी फाइंड आउट करना है। डिफेक्टिव्स क्या है, डिफेक्टिव्स कि आपके जो कितने यूनिट्स आपके ऐसे थे जिसमें कोई ना कोई खामी थी, कोई ना कोई खराबी थी, ठीक है, वो आपके डिफेक्टिव्स होंगे, उसको आपने काउंट करना है, वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका कंपाउंडिंग द फ्रैक्शन डिफेक्टिव, ठीक है। फ्रैक्शन डिफेक्टिव क्या है,
कि आपके जो जितना सैंपल था उसमें से आपके डिफेक्टिव्स कितने थे, कहते हैं नाम से भी इसका जो है वो फ्रैक्शन डिफेक्टिव, ठीक है, कि मतलब आपके टोटल सैंपल था उसमें से डिफेक्टिव कितने आए हैं। तो उसको आप सिंपली ये नीचे फार्मूला दिया है, ठीक है, पी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फार्मूला है डी डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, कि डी जो आपके डिफेक्टिव्स फाउंड हुए हैं और डिवाइडेड बाय जो आपका सैंपल साइज था उस टाइम पे, ठीक है। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन डिफेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट जो आपको ज़रूरत होगी अपना कंट्रोल चार्ट बनाने के लिए, उसमें आ जाता है कंप्यूटिंग द एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव, ठीक है। ये जो आपने पिछले स्टेप 2 बजे लिया, 4 बजे लिया, अब ये जो आपका सुबह 10 बजे वाली सैंपल में जितना भी आपका फ्रैक्शन डिफेक्टिव आया था उसको, और आपने जितने भी उसके बाद आपने लिए हैं उन सारों को आपने जमा करना है, ठीक है। आपने इनका सम ले लेना है जितने भी आपके पास जो है वो डिफेक्टिव आए हैं, और उसको आपने फिर डिवाइड करना है जितने भी आपके सैंपल्स हैं उसके साथ, ठीक है। अब जिस तरह से आप इसका फार्मूला देखें कि पी बार जो है वो क्या है हमारे पास, एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव, और इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि सिग्मा डी, सिग्मा मींस कि सम ऑफ ऑल द डिफेक्टिव्स, सॉरी सम ऑफ ऑल द डिफेक्ट नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल ऑफ योर सैंपल साइज, ठीक है। तो ये आपको एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपने अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ये जो सेंट्रल लाइन होगा एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव जो है वो आपकी सेंट्रल लाइन आ जाएगी। ये जो पी बार है आपका सेंट्रल लाइन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने ये वाले फार्मूला यूज करने हैं अपर कंट्रोल लिमिट के लिए, और इसी तरह जो है वो जब आप इसमें माइनस लगा देंगे तो ये लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए आ जाएगा, ठीक है। अपर कंट्रोल लिमिट वाला फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है उसमें क्या है, पी बार जो आपने फ्रैक्शन डिफेक्टिव है आपकी वो आ जाएगी, ठीक है, प्लस 3, ठीक है। 3 के है यहाँ पे जो आपकी जो 3 टाइम्स डेविएशन हम कहते हैं कि भाई जो सेंट्रल लाइन से आपकी 3 टाइम्स डेविएशन करेंगे तो आपकी कंट्रोल लिमिट्स आएंगी, तो ये वो 3 है यहाँ पे, ठीक है। और आगे अगर आप ये इस फार्मूला को देखें, अंडर रूट पी बार इंटू 1 माइनस पी बार, ठीक है, तो ये फार्मूला आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का है, ठीक है। अगर आप इस फार्मूला को ज़रा गौर से देखें तो ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ही नज़र आएगा, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन बी उसी का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको जो है वो अगर आप सिंपल पी बार प्लस 3s, ठीक है, एस मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह अगर आप लोअर कंट्रोल लिमिट का देखते हैं तो उसमें सिंपली आपके पास जो है वो सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, बाकी फार्मूला जो है वो आपका वो ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई सबको? अभी क्लियर हैं 074? इसमें भी अगर आप देखें जिस तरह हमने बेसिक फार्मूला पढ़ा था कंट्रोल लिमिट्स का, तो सेंट्रल लाइन से 3 टाइम्स जो है वो डेविएशन आ रही है आपकी अपर लिमिट के लिए भी, और अगर आप नेगेटिव में जाते हैं तो वो लोअर कंट्रोल लिमिट में भी आपकी 3 टाइम्स डेविएशन आती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल आ जाती है। इसमें अगर आप देखें सबसे पहला जो कॉलम है ये बैच नंबर है, ठीक है। इसमें 1 से लेके 10 तक आपके बैच नंबर हैं, ठीक है। उसमें जो आपने नंबर्स इंस्पेक्टेड, ठीक है, आपने कोई भी चीज़ जो आपकी सैंपल थी, टैबलेट थी, कैप्सूल थे, जो आपने इंस्पेक्ट किए हैं उस बैच के, ठीक है, तो वो आपका नंबर आ गया, ठीक है।
ये आपको यहाँ पे n से इसको जो है रिप्रेजेंट किया गया है, और ये जितने भी इन्होंने इंस्पेक्ट किए थे सैंपल वो सारे यहाँ पे मेंशन हो गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास नंबर डिफेक्टेड, ठीक है। ये यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट किया गया है, और इसमें आप देखें कि जिस तरह फर्स्ट बैच है इसमें 84 डिफेक्टेड आइटम्स आपके पास आए हैं, ठीक है। 4956 में से सिर्फ 84 जो है वो आपके पास डिफेक्टिव्स आए हैं। इसी तरह अगर आप दूसरा बैच देखें तो उसमें 4924 आ जाते हैं, ठीक है, जो आपने इंस्पेक्ट किए हैं। इसके बाद अगर आप इसमें डिफेक्टेड देखें तो वो फ्रैक्शन डिफेक्टिव है, ठीक है। फ्रैक्शन डिफेक्टिव कि आपने डी डिवाइडेड बाय एन किया और उसको जो है वो आपने फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है, कि आपके पास जो है वो फ्रैक्शन डिफेक्टिव कितना है। और इसके साथ ही जो है वो 3s भी यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। 3s का फार्मूला जो है वो लास्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं दोबारा से। एस है हमारे पास, तो हमारे पास 3s है, ठीक है। 3s क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और जब ये अब अगर आप ये सेकंड लास्ट कॉलम देखें तो उसमें अपर कंट्रोल लिमिट है। अपर कंट्रोल लिमिट में क्या किया है हमने? 3s को सिंपली प्लस किया है अपनी एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव के साथ, ठीक है। इसी तरह जो है वो जब हम उसको माइनस करेंगे तो वो हमारे पास लोअर कंट्रोल लिमिट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो कुछ कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, कि जो आपका n था, ठीक है, जब आप उसको सम करेंगे, ठीक है, तो ये कुछ बन रहा है 49,021, ठीक है। इसी तरह जब आप जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स थे उनका सम जब आप करेंगे तो ये 954 आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है वो सिग्मा है, ठीक है, सम है उन चीज़ों का। और जो हमने फ्रैक्शन डिफेक्टिव की बात की थी, जो पी ये वो डी डिवाइडेड बाय एन आ जाएगा, ठीक है। मूल्य और थोड़ा सा कैलकुलेशन किस तरह से है इसकी ये देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो जो सैंपल साइज है एन, उसका जो है वो सम दिया हुआ है, ठीक है। जितने भी 10 बैचेस में टोटल जितना भी आपने सैंपल लिया था उस सारे को जो है वो यहाँ पे सम कर लिया है, ये 49,021 बन गई, ठीक है। इसी तरह जो है वो ये डिफेक्टिव जितने आए हमारे पास वो डी सिग्मा आ गया, ठीक है, ये 954 आ जाते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो जो हमारा फ्रैक्शन डिफेक्टिव है उसको हमने कैलकुलेट करना है एक सैंपल के लिए, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले सैंपल के लिए हम कैलकुलेट करते हैं उसको। उसमें डी कितने थे डिफेक्टिव्स? ये आप देख सकते हैं कि 84 इसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स हैं, ठीक है। और इंस्पेक्टेड आइटम्स कितने हैं? 4956, ठीक है। तो आपने 84 को सिंपली डिवाइड किया है 4956 के साथ, तो ये आपके पास जो है वो 0.017 आ गया, ठीक है। इसको जब आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1.7% आ जाएगा, ठीक है। अगर आप पी चार्ट का जो हमने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें आप देखें तो ये क्या होती है, जब आप अपने जो डिफेक्टिव्स थे उनकी जब परसेंटेज के लिहाज से कोई भी चीज़ कोई प्लॉट आप बनाते हैं तो वो आपका पी चार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें हमने ये फ्रैक्शन जो है वो 1.7% आपका जो है वो डिफेक्टिव था फर्स्ट बैच में, ठीक है। फर्स्ट बैच में से कितना सैंपल लिया था आपने? 4956, तो इसका कितना परसेंट डिफेक्टिव निकला? 1.7%, ठीक है। ये इसकी फ्रैक्शन डिफेक्टिव आ गई, ठीक है। जब हम एवरेज
फ्रैक्शन डिफेक्टिव की बात करेंगे तो उसमें हमारा जितना भी सम था डिफेक्टिव्स का और जितना सम था हमारे सैंपल्स का, उसको हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसको हम सिंपली डिवाइड करेंगे, ठीक है, 954 डिवाइडेड बाय 54,021, ठीक है। और अब ये 10 बैचेस में हमारा कितने एवरेज आ गई 1.95% की, ठीक है। मीन्स कि ये जो 1.95% है ये हमारे 10 बैचेस में जो फ्रैक्शन डिफेक्टिव थी उसकी जो है वो परसेंटेज है, ठीक है। अब 3S हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। 3S में जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, सिंपली आपने एवरेज ऐड की, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन एवरेज है, ठीक है, 0.0195, ठीक है। इसको इसी तरह 1 माइनस के साथ इसको करके इसका अंडर रूट लिया और ये यहाँ पे आपका n आ गया नीचे, ठीक है, जो आपका n सिग्मा है, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 0.59% आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब आप इसकी अपर कंट्रोल लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो ये अगर आप नीचे देखें थोड़ा सा स्लाइड में, तो अपर कंट्रोल लिमिट इज इक्वल टू पी, सॉरी यहाँ पे पी लिखा हुआ है तो ये लिखें, ये ओरिजिनल में पी बार है, ठीक है। मीन्स के एवरेज फ्रैक्शन यहाँ पे आएगी, ठीक है, एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव है, ठीक है, प्लस 3S, ठीक है। 3S हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया 0.0059, ठीक है। और जो हमारा P बार था वो अगर आप ऊपर देखें तो 0.0195 है, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास अपर कंट्रोल लिमिट आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह जो है वो आप जब P बार में से 3S को माइनस करेंगे तो आपके पास लोअर कंट्रोल लिमिट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये अपर कंट्रोल लिमिट भी आ गई, लोअर कंट्रोल लिमिट भी आ गई, और यहाँ पे सेंट्रल लाइन क्या होगी, ये 1.95, ठीक है। जो आपका एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव है 1.95, ये आपकी सेंट्रल लाइन आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह जो है वो 2.54 आपकी अपर कंट्रोल लिमिट और 1.36% जो है वो लोअर कंट्रोल लिमिट आ जाएगी, ठीक है। ये आपने सारी कैलकुलेशंस कर ली, ठीक है, आपने अपनी कंट्रोल लिमिट्स फाइंड आउट कर ली, तो ये फिर जो है वो आप कंट्रोल चार्ट जो है वो इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो जो सेंटर वाली सॉलिड लाइन है इस पे जो है वो एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव है, ये किसके इक्वल है 1.95% के, ठीक है। अगर आप इसी तरह अपर कंट्रोल लिमिट को देखें तो ये 2.54 आ जाती है, और इसी तरह लोअर कंट्रोल लिमिट देखें तो 1.36% आ जाती है, ठीक है। और आपका जितने भी ये सैंपल थे, ठीक है, ये तकरीबन अगर आप इनको काउंट करें नंबर ऑफ पॉइंट्स को तो ये 10 हैं, ठीक है। तो ये आपके हर बैच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो आपका पहला बैच था उसकी क्या डिफेक्टिव्स की प्रोपोर्शन थी, ठीक है। और इसी तरह जो सेकंड बैच था वो कहाँ पे जा रहा था, ठीक है। जो थर्ड बैच था ये यहाँ पे अपर कंट्रोल लिमिट के पास चला गया। जो फोर्थ बैच है वो आपका सेंट्रल लाइन के पास आ रहा है, ठीक है। इसी तरह ये बाकी बैचेस भी जो है वो कोई आपका अपर कंट्रोल लिमिट के पास जा रहा है, कोई आपका सेंट्रल लाइन के पास है, ठीक है। तो ये इसमें जो है वो वेरिएशन आ रही है आपके जितने भी 10 बैचेस का आपने जो सैंपल लिया था तो उसका जो है वो इस तरह का प्लॉट बन जाएगा, ठीक है। तो अब एप्लीकेशंस आपने स्टार्ट में भी पढ़ी हैं कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। और इसमें आप क्या क्या चीज़ों पे ये अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आ जाती हैं आपके पास वेट वेरिएशन ऑफ टैबलेट्स, ठीक है, या कैप्सूल्स की वेट वेरिएशन करनी हो तब भी आप ये कंट्रोल चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फिलिंग इन अ कंटेनर है, ठीक है, पेरेंटल्स की, सिरप्स की, तो उसमें भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर आप डिफेक्टिव्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि परसेंट डिफेक्टिव्स कितने हैं आपकी प्रोडक्ट में, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल चार्ट्स, ठीक हो गया।